नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में होगी बात कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने लिया वापस कृषि कानून, और साथ ही बात करेंगे प्रियंका के उस दांव की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदल सकता है सियासी समीकरण। और एक बेहद दिलचस्प खबर लखनऊ से कि कैसे टिकटों को लेकर पत्नी के सामने आ गए हैं पति, और उसमें भी घुस गया है तीसरा दावेदार। और बात होगी कैसे किसान बिल के बाद रुकेगी सरकार के आर्थिक सुधारों की रफ्तार। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी। मतलब धीरज धर्म मित्र और जो पत्नी है, इनको आपातकाल में परखो, तभी पता चलेगा कि वो आपके कितने सच्चे लोग हैं। तो राजनीति की अगर हम बात करें तो वो भी जिंदगी से कुछ कम जटिल नहीं होती है। जिस तरीके से जिंदगी कई मोड़ लेती है, तो सियासत की पिच पे भी कई दिलचस्प परिस्थितियां पैदा होती हैं, कई टर्न होते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही तमाम चेलों की जो गुरु के चुनाव लड़ने से उनकी सीट पर, जो उनकी ही कृपा से मिली थी, वहां पर उनको दिक्कत हो रही है। और तो और जाने दीजिए, पत्नी की सीट पर पति ने दावेदारी कर दी है, जिसको लेकर पत्नी को कुछ समस्या है। अब पति और पत्नी के बीच में तो मामला चल ही रहा था कि बीच में एक तीसरे और दावेदार आ गए हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी के अंदर टिकटों को लेकर ये रिश्तों को कसौटी पर परखा जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ सत्ता का सुख एक बार चख लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जगह खाली करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बाध्यता ने फिलहाल चुनाव से पहले सीटों की दावेदारी बेहद दिलचस्प कर दी है। राज की बात में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं, उनके लिए यूपी में एक बेहतरीन सीट ढूंढी जा रही है, जिस पे वो न सिर्फ जीत सकें बल्कि एक ऐसा मैसेज जाए कि बीजेपी को भी उसका फायदा हो। तो इस कड़ी में उनकी गोरखपुर सीट तो है ही है, साथ ही अयोध्या की बात भी है और मथुरा पर भी चर्चा चल रही है। इन तीनों सीटों में से मथुरा को लेकर संभावनाएं ज्यादा बलवती हो रही, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका एक संदेश जाएगा और फिर वो योगेश्वर की भूमि में योगी होंगे तो उसको भी पार्टी कैच लाइन बना सकती है। लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम और जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों या मंत्री, जो बिना चुनाव लड़े अभी मंत्री बने हुए हैं, उनको लेकर भी बेहद दिलचस्प परिस्थितियां बन रही हैं। जाहिर है कि यदि योगी मथुरा से लड़ेंगे तो पार्टी के एक और ताकतवर नेता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के लिए विकल्प खोजना होगा। अब श्रीकांत शर्मा तो मान लीजिए कद्दावर नेता हैं और दिल्ली में लंबे समय तक राजनीति की है। उनके लिए यूपी में भी कोई बड़ी सीट खोजना दिक्कत नहीं और दिल्ली कभी भी बुलाया जा सकता है। मगर दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा कहां से चुनाव लड़ेंगे और किसका पत्ता साफ होगा, उन लोगों के लिए तो दिक्कत है ही। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा पर आए उससे पहले बात करते हैं उस सीट की जिसको लेकर सबसे ज्यादा दावेदारी है और मामला बेहद पेचीदा हो गया है। ये सीट है चर्चित प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह। स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं। राज की बात यह है कि इस सीट से स्वाति सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती दो हस्तियां बनी हुई हैं। इनमें से एक उनके पति और बीजेपी युवा मोर्चा की राजनीति में बड़ा नाम रहे दयाशंकर सिंह हैं। पति पत्नी के बीच इस दावेदारी की जंग में तीसरे नेता हैं सिंचाई मंत्री और फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बेहद खास बन चुके महेंद्र सिंह। दयाशंकर और महेंद्र दोनों ही सरोजनी नगर से टिकट मांग रहे हैं। वैसे स्वाति सिंह एक सियासी दुर्घटना की वजह से राजनीति में आई थी। याद करिए, उनके पति दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए एक अभद्र टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद दयाशंकर को तो जेल जाना पड़ा था, मगर
तब बीएसपी के नेता सड़कों पर उतर आए थे और तब बीएसपी में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में बीएसपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति और उनकी बेटी के लिए अभद्र टिप्पणियां की थी। उस समय जिस तरह से स्वाति सिंह ने जवाब दिया, उसके बाद वे न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में महिलाओं के बीच खास जगह बना गई थी। दयाशंकर सिंह का टिकट तय था, लेकिन मायावती पर अभद्र टिप्पणी के चलते जेल और विवाद से बचने के लिए स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से बीजेपी ने टिकट दिया। स्वाति सिंह जीती और मंत्री भी बनाई गई, लेकिन अब सारे मामलों से बरी होने के बाद दया फिर से सक्रिय हो चुके हैं और सरोजनी नगर सीट से अब टिकट लेकर अपना कैरियर जो रुक चुका था उसे फिर से गति देना चाहते। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह दयाशंकर सिंह की होर्डिंग्स इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। खास बात यह है कि महेंद्र सिंह अभी भी एमएलसी हैं और नेताओं के चुनाव लड़ने की शर्त में अपने लिए सुरक्षित सीट भी उन्हें सरोजनी नगर ही दिखाई पड़ रही है। अब लखनऊ की एक और सीट, बल्कि यूं कहें कि सबसे सुरक्षित सीट लखनऊ पूर्वी पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की भी नजर है। लखनऊ के मेयर रहे डॉक्टर शर्मा की दावेदारी इस सीट पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण होने के चलते भी मानी जाती है, मगर यहाँ से फिलहाल एक और मंत्री आशुतोष टंडन विधायक हैं। वे कद्दावर बीजेपी नेता लालजी टंडन के बेटे हैं। जाहिर है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम बड़ा है, लेकिन टंडन खुद भी मंत्री हैं और विरासत का भी साथ है। इसी तरह 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उस समय प्रदेश में पार्टी का चेहरा और बीजेपी अध्यक्ष रहे केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव लड़ना है। फिलहाल यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए भी पार्टी या बाहर सबसे कद्दावर चेहरा मौर्य ही माने जाते हैं। मूलतः वह कौशाम्बी जिले से हैं, लेकिन प्रयाग में अब उनका निवास है। वे कौशाम्बी की सीट सिराथू से 2012 में विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 2014 में वह फूलपुर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। उनके पास दोनों विकल्प हैं। राज की बात यह है कि उनके करीबी सिराथू या प्रयाग उत्तरी से केशव प्रसाद मौर्य के लड़ने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सिराथू में मौर्य के करीबी या उनके चेले माने जाने वाले देवेंद्र पटेल ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि अपना टिकट कौन कटवाना चाहता है। पर यह देखने की बात यह होगी कि अब मौर्य कहां से लड़ना तय करते हैं, क्योंकि इतना तो तय है ये मौर्य जिस सीट पर हाथ रखेंगे आला कमान उनको देगा ही। उत्तर प्रदेश में अंदर खाने यानी अंडर करंट क्या चल रहा है, ये तो शायद चुनाव होते होते ही पूरी तरीके से समझ में आया, लेकिन अभी प्रत्यक्ष तौर पे लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में अगर कोई तीसरा कलाकार आ जाता है या तीसरा प्लेयर आ जाता है तो आपके लिए चुनने में चुनौती हो सकती है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आपकी ये चुनौती थोड़ी बढ़ा सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एक सियासी हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो अलग बात है, अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 3 किसान कानून तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिए। यही सबसे प्रमुख किसान संगठनों की मांग थी। पंजाब और हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किसान आंदोलन का असर दिख रहा था। जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ी थी, जबकि 2014 से लेकर 19 तक पश्चिम में मोदी का जादू झूम कर चला था। मगर जाटों के बीच नाराजगी का असर सतह पर दिखने लगा था। मृत प्राय हो चुका राष्ट्रीय लोकदल फिर से जिंदा हुआ। चौधरी अजीत सिंह की मौत से उपजी सहानुभूति और जाटों के बीच अपने नेतृत्व को जिंदा रखने की लालसा ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को हाथों हाथ लिया। सपा और रालोद का गठबंधन पहले से चला आ रहा है, उसे ही आगे रखने की बात हुई। किसान आंदोलन को जमीन मिली
इस गठबंधन को लगा कि पश्चिम में इस बार ऐसा समीकरण बन सकता है जो अखिलेश जयंत की जोड़ी को यहाँ पर सबसे बड़ी सफलता दिला सकता है। राजनीति में कब माहौल बदल जाए और कब धारणाएं, ये तय नहीं होता है। उसी तरीके से राजनीति में राजनीतिक लोगों के बीच और दलों के बीच में भी रिश्ते कब बदल जाएं, कब नए तरीके से परिभाषित हो जाएं, ये भी समझना मुश्किल होता है। जैसे अखिलेश और जयंत चौधरी के रिश्तों को ही ले लीजिए। दोनों गठबंधन में एक हैं, बार बार कह रहे हैं गठबंधन में हम साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को समर्थन मिला, उससे उनकी ज़्यादा हिस्सेदारी की चाहत बढ़ गई है। वहीं अखिलेश को ऐसा लगता है कि सियासी एक्सप्रेसवे पे उनकी साइकिल फर्राटेदार तरीके से दौड़ेगी और विधानसभा पहुंचेगी, इसलिए वो जयंत को संयत रखना चाहते हैं। अब इसी आत्मविश्वास और चाहत की लड़ाई में तीसरी जो समीकरण जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रियंका चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उसका ईंधन यहीं से तैयार हो रहा है। राज की बात यह है कि जयंत 52 सीटें चाह रहे हैं और अखिलेश उन्हें 30 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। उसमें भी 5 या 6 उम्मीदवार जयंत को सपा अपनी तरफ से देगी। इस बीच अखिलेश की तरफ से सीटों की शेयरिंग पर चर्चा न किए जाने से उद्विग्न जयंत चौधरी की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर आई। अखिलेश ने बात की और मुद्दा आया गया हो गया। उधर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी लगातार अखिलेश पर गठबंधन के लिए दबाव बना रही थी। सपा अध्यक्ष तो हाथ आए नहीं, तभी प्रियंका ने जयंत से मुलाकात की और एयरपोर्ट पर मुलाकात के बाद दिल्ली तक चार्टर प्लेन में आने जैसे बातें हुए। इससे अखिलेश और जयंत के बीच अविश्वास की खाई और बढ़ी, लेकिन रालोद और सपा के गठबंधन में रहने पर अभी भी दोनों पक्ष कायम हैं। दरअसल बीएसपी का जाटो वोट यहाँ खासी तादाद में है। मुस्लिम वोटों की भी संख्या काफ़ी है और जाटलैंड यह है ही। यदि ये तीनों ध्रुव मिलते हैं तो बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटर भी, जो फिलहाल अखिलेश के साथ एक तरफा जाता दिखता है, वह इस गठबंधन के साथ आ सकता है। मगर सियासत में समीकरण सोचना और उनको जमीन पर सही तरीके से उतार पाना अलग बात है। अब इसमें तो कोई राज नहीं कि प्रियंका गांधी अखिलेश से बेहद नाराज चल रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने दोस्ती के हाथ को ठुकराया है, उसके बाद प्रियंका गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश के समीकरणों को ही ध्वस्त करने का फैसला लिया। इस कड़ी में उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ दोस्ती का पैगाम भेजा और मायावती की मां का जब निधन हुआ तो वो उनके घर भी गई और साथ ही साथ वो रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी से लगातार संपर्क में है। आप समझ सकते हैं कि कागजों पर ये गठबंधन जो कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी, रालोद, बीएसपी और कांग्रेस का, वो बेहद मजबूत दिखाई पड़ता है। वो अलग बात है कि भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर ना हो, लेकिन पश्चिम में ये बेहद ताकतवर दिखाई पड़ता है और समाजवादी पार्टी वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी कोई बड़ी ताकत नहीं रही। राज की बात यह है कि जिस तरह से अखिलेश ने पूर्वांचल से अपने अभियान की शुरुआत की और उन्हें जैसा जनसमर्थन मिला, उससे नतीजों का भले ही अनुमान न लगा सकें, लेकिन माहौल काफ़ी उनके पक्ष में बना है। पूरब की हवा कहीं पश्चिम तक कायम न रहे, ये बात जयंत को भी दबाव में डाल रही है। वास्तविकता ये भी है कि जयंत का अभियान पहले ही अपने चरम तक पहुंच चुका था, जिसे वहां से नीचे ही आना है। वहीं अखिलेश यादव का चुनावी अभियान अभी शुरू हुआ है और आरंभ खासा प्रचंड है। वैसे तो जयंत चौधरी के पास कई विकल्प दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका घोषित गठबंधन अभी समाजवादी पार्टी के साथ में है और उनके साथ पुराना याराना है, जबकि दूसरों के साथ तो अभी बातचीत की शुरुआत भर हो रही है। और अगर प्रियंका की कोशिश सफल होती है और मायावती थोड़ा सा भी रुचि दिखाती हैं, तभी जयंत चौधरी भी अपने पत्ते इस विषय पर खोलेंगे। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये गठबंधन या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हांडी चढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा राज है कांग्रेस का वो सर्वे, जिसमें उत्तर प्रदेश में उसको मात्र 2 सीटें ही दिखाई पड़ रही हैं। तो किसी भी तरीके से वो यूपी में एक गठबंधन बनाकर सम्मानजनक स्थिति पाना चाहती हैं प्रियंका गांधी, जिसके लिए उन्होंने मायावती की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। और अगर उनकी तरफ से कोई बात होती है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मायावती से बात करेंगे। गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया तो बीजेपी के अंदर और बाहर उनके समर्थकों को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया।
वे हतप्रभ थे, कई खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनका नेता झुक भी सकता है। लेकिन यही राज की बात है कि अगर बात चुनावी हित की हो और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हों, तो लोकतंत्र में वक्त का तकाजा होता है, सरकारों को कदम वापस खींचने ही होते हैं। यही है राज की बात कि आखिर मोदी ने यह फैसला क्यों लिया, कौन सी वो रिपोर्ट थी जिसके बाद वो ये कदम उठाने को हुए मजबूर, और साथ ही खुद ही वो क्यों सामने आए, इसमें भी छिपा है एक राज, उस पर करेंगे बात। राज की बात यह है कि करीब सितंबर में ही सरकार को यह समझ में आने लगा था कि धरने पर बैठे किसानों को अब समझा पाना मुश्किल है, उनको उठा पाना असंभव हो चुका है। उसी समय पंजाब की कांग्रेस सरकार में तेजी से घटनाक्रम का पहिया घूम रहा था। ऐसी स्थिति में तय नहीं था कि पंजाब की कमान किसके हाथ में जाएगी। इन सब घटनाक्रमों के बीच भी तमाम किसान संगठनों से बातचीत कर सुलह का रास्ता निकालने में सरकार लगी थी। इसी बीच अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़ी और उनकी लगातार बीजेपी के शीर्ष नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में राजनीतिक चर्चा तो हुई, लेकिन किसानों को मनाने का रास्ता निकालने पर शाह का ज्यादा जोर था, क्योंकि यह छिपा नहीं था कि किसान आंदोलन को शुरू में बल पंजाब के सीएम रहते कैप्टन अमरिंदर ने दिया था और वह इस व्यूह रचना में प्रमुख किरदार थे। राज की बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर ने गृह मंत्री अमित शाह से साफ साफ कहा कि कानून वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। धरने पर बैठे किसान किसी भी अन्य फार्मूले पर नहीं मानेंगे, क्योंकि इस आंदोलन के वो कर्ता धर्ता रहे हैं, इसलिए उसकी सीरत वो समझते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये संभव नहीं होगा किसान संगठनों के लिए कि इन मांगों के वापस होने के बाद, यानी कानून यदि वापस हो जाते हैं, उसके बाद किसी अन्य मांग को लेकर किसानों को यहां पर बैठाकर रख सके। इसी बीच लखीमपुर खीरी का लोमहर्षक हादसा हो गया। थार के किसानों को कुचलने और उपद्रवियों ने जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा, उससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन की आंच यूपी के दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंची। लखीमपुर खीरी के अलावा कहीं किसान तो सड़कों पर नहीं थे, लेकिन लगातार इस तरह के इनपुट सरकार को मिलने लगे थे कि इस मुद्दे पर बीजेपी की छवि अब गांवों में धूमिल हो रही है। कहीं न कहीं किसान विरोधी होने का जो चस्पा है वो काम करता दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच आईबी का इनपुट भी आया कि किसान आंदोलन के सहारे या बहाने देश का माहौल खराब करने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। राज की बात यह है कि इधर किसान आंदोलन में खालिस्तान पोषित जो उनके गुमराह करने वाले तत्व थे वो लगातार घुसते जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो पंजाब में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए थे, उनके दिमाग में तो ये भरा हुआ था कि ये कानून उनके खिलाफ हैं, लेकिन इन्हीं भावनाओं को लेकर वो किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही थी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना था कि अगर सुधार अभी नहीं हुए, अगर ये फैसला पलटा, तो शायद किसानों की सुख सुविधा और देश की तरक्की में ये बड़ा बाधक बन जाएगा और आगे ये सुधार करना मुश्किल होगा। लेकिन जब मामला सिर के ऊपर गुजर गया और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई, उसके बाद पीएम मोदी को ये फैसला वापस लेना पड़ा। राज की बात यह है कि जब अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दौरे शुरू किए, साथ ही तमाम नेताओं और अपने स्रोतों से बात की, तो माना गया कि यूपी में भी इस आंदोलन को भावनात्मक समर्थन देने वाली एक खासी तादाद है। खास बात यह है कि उसमें खुद बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े लोग भी हैं। मणिपुर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ताबड़तोड़ बयान इसकी बानगी थे। शाह ने उन्हें बोलने से मना किया और सीधे पीएम की तरफ से उन्हें ताकीद की गई, लेकिन सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल पद पर रहते हुए भी केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर लगातार घेरा। बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। राज की बात ये, घटनाक्रम मोदी के लिए खासा स्तब्धकारी था।
मलिक के बागी तेवरों और शाह की रिपोर्ट के बाद यह तय हो गया था कि किसान आंदोलन को दूर करना हर लिहाज से जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ चुनावी नुकसान भी होना तय था। जाहिर तौर पर पीएम ने राजनीतिक व्यवस्था में फैसला लिया, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी कुछ चिंताएं इस आंदोलन से बढ़ गई थी। खास तौर से 26 नवंबर को जिस तरह किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर विपक्ष और किसान संगठन बड़े पैमाने पर कुछ करने की सोच रहे थे, वह भी सरकार के लिए चिंता का सबब बन चुका था। राज की सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बीजेपी के अंदर ये मत बना कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो अभी हाल फिलहाल ही उनकी हुई है, उसमें इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करके ये बताया जाए कि ये कानून क्यों जरूरी थे और इसके वापस लेने की घोषणा की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक सुधारों और देश के भविष्य से जुड़े इस बड़े फैसले को कतई राजनीतिक नहीं होने देना चाहते थे। फिर दूसरी चिंता यह थी कि बीजेपी में अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके ये कदम वापस लेने के बाद अपने लोगों को समझाना और मनाना मुश्किल हो। पीएम मोदी का कद ऐसा है, लोकप्रियता ऐसी है कि निश्चित तौर पर लोग आहत तो होंगे, लेकिन जब वो ये बताएंगे कि विवशता में कदम उठाया जा रहा है जबकि ये देश हित में था, तो शायद उनके भावों को लोग समझ पाएंगे। इसीलिए पीएम मोदी ने खुद आकर इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन भले ही खत्म हो जाए, सड़कें आंदोलनकारियों से खाली हो जाएं और भले ही बीजेपी अपने नुकसान की कुछ भरपाई करने में भी कामयाब हो जाए, लेकिन आर्थिक सुधारों के पैरोकारों के लिए ये घटनाक्रम एक बहुत बड़ा झटका है। और आपको बता दें, अगर आपको ये लगता है कि ये मसला चूंकि किसानों से जुड़ा था, गांव देहात से जुड़ा था और ये संवेदनशील है, इसलिए इसको छोड़कर अन्य आर्थिक सुधार उसी तरीके से चलते रहेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। राज की बात में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों तक सारे आर्थिक सुधार ठंडे बस्ते में जा चुके हैं और इन चुनावों के नतीजे ही इन सुधारों का भविष्य तय करेंगे। जब त्योहारों के उल्लास के बीच से निकलकर देश का बड़ा हिस्सा चुनावी खुमारी में डूब रहा था, उसी समय किसान कानूनों की वापसी का फैसला हुआ है। पीएम मोदी की पीड़ा और विवशता इस फैसले की वापसी के समय भी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि ये वो फैसला था जो लंबे समय से प्रतीक्षित था और साहसिक था। ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ देश की खाद्यान्न जरूरतों के लिए भी ये अहम था, मगर जैसा कि पीएम ने किसानों को ना समझा पाने की असफलता को स्वीकार किया और कानून वापस किया। अब राज की बात यह है कि भले ही कृषि कानूनों की तरह अन्य सुधार वाले बिलों को वापस लेने की बात ना हो रही हो, लेकिन किसान आंदोलन के अनुभव से सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी ऐसे तमाम सुधारवादी बिलों को पीछे डाल दिया है, क्योंकि ऐसा ही एक और बिल है जिसके साइड इफेक्ट का डर बीजेपी आलाकमान और केंद्र सरकार को सता रहा था। वो बिल है श्रम संशोधन कानून 2020। कोरोना की आपदा के बाद थोड़ा सा तेजी देने के लिए 1 नवंबर को ये बिल लाया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर भी सरकार पर जबरदस्त प्रहार हुए। इस संशोधन में काम के घंटों में वृद्धि से लेकर अनुबंध तक की शर्तों पर हुए फेरबदल से जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। हालांकि कोरोना की मारक विभीषिका के बीच ये मामला जल्दी चलता हो गया, क्योंकि जिस वक्त जान के साथ ही साथ रोजगार पर भी आफत बनी हो, उस दौर में ऐसी चीज का विरोध ज्यादा टिक भी नहीं सकता था। लेकिन अब चुनाव मुहाने पर हैं, तो संगठन को डर है कि इसकी हवा कहीं कोई विपक्षी दल या संगठन गलत तरीके से न चला दे। 21 सेक्टर्स में 87 छोटे बड़े रिफॉर्म करने का काम इस सरकार ने करके दिखाया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी रिफॉर्म की राह पर ही चलते हैं, भले ही कदम सख्त हो
या फिर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, लेकिन वो नुकसान सियासी हो या सियासी तौर पर आत्मघाती हो, ऐसा भी कोई दल नहीं चाहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इसी रिफॉर्म पॉलिसी को तेजी देने के लिए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी लगे हुए थे। यादव की कोशिश थी कि ये संशोधन पूरे देश में जल्द से जल्द लागू हों, लेकिन राज की बात यह है कि फिलहाल उनकी रफ्तार रोक दी गई है और ये मामला ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। सरकार को ये अंदेशा तो हो ही चुका था, अब बिना कृषि कानून वापस लिए किसी भी तरीके से बात नहीं बनने वाली है। समय का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच श्रम कानूनों को लेकर जिस तरीके से श्रम मंत्री ने तेजी दिखाई तो शीर्ष नेतृत्व ने उनको टोक दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अभी किसान तो सड़कों पर बैठे हुए हैं, अगर मजदूर भी सड़कों पर आ गए तो स्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। इसीलिए फिलहाल इन सुधारों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चिंता गैर वाजिब भी नहीं। कृषि कानून के मसले पर विपक्षी लामबंदी को भी बल मिल गया। ऐसे में पार्टी को डर है कहीं श्रम कानून का मामला ज़्यादा उठा तो नेपथ्य में पड़ा लेफ्ट भी इस मामले को लेकर मुखर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लेफ्ट के लिए ये मुद्दा संजीवनी हो जाएगा और किसान संगठनों से हलकान सरकार के सामने श्रमिक संगठनों की चुनौती भी आकर खड़ी हो जाएगी। तेजी दिखा रहे श्रम मंत्री से दो टूक कहा गया कि किसान कानून पर कांग्रेस सड़कों पर है, और क्या आप चाह रहे हैं कि चुनावी मौसम में वामपंथी भी जिंदा हो जाएं? ये तो जग जाहिर ही है कि श्रमिक या मजदूरों के मुद्दे पर वामपंथी दल और उनकी यूनियन बेहद सक्रिय रहती हैं, मुखर भी रहते हैं वो लोग। और इस समय देश में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि वामपंथी दल और उनकी यूनियन पूरी तरीके से नेपथ्य में है। अब ये कहीं कानून उनको सड़कों पर आने का मौका न दे दें, उनको संजीवनी ना दे दें, इसको लेकर सरकार सजग और संवेदनशील हो चुकी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव तक इन सारे सुधारों को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया गया है। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।